जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जीके मिलेनियर्स में। आइए हम बात करने वाले हैं आज साइंस के सेट नंबर 3 की। आज हम बात करने वाले हैं सेट नंबर 3 की और इससे पहले 2 सेट को हम अपलोड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से आप उन दोनों वीडियो को भी आप देख सकेंगे। बता दें कि यह सेट जो है वो लगातार आपके अभी लगभग 100 सेट तक आपको चलने वाले हैं और ये लगातार सेट होगा और ये जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये कंटिन्यू आपका चलता रहेगा। बता दें कि पर डे आपको इसका 2 सेट आपको मिलने वाला है। पर डे इसका 2 सेट मिलता है और हर सेट में लगभग 40 से 50 क्वेश्चंस आपके अप्रोक्स होंगे। तो याद रखेंगे 40 to 50 क्वेश्चंस पर सेट होता है। तो इस तरह से और एक अप्रोक्स मान के चलें कि 40 से 50 के बीच में पर डे, तो यानी आपके लगभग 100 प्रश्न आपके एक दिन में कवर हो रहे हैं सिर्फ साइंस के। और ये जो आपको हेल्प करने वाला है वो आपको, चाहे वो एनटीपीसी का CBT2 हो, CBT2 की बात करें या तो फिर ग्रुप डी की बात करें या तो फिर ग्रुप डी की बात करें या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जहां पे आपको साइंस से सवाल पूछे जाते हैं, तो यहां से निश्चय ही आपको बेनिफिट होने वाला है। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। बिना टाइम खराब किए हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो सेशन को। आज का पहला सवाल है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये समझें कि किसी भी, अगर मान लेते हैं ये सपोज दैट ये कंप्यूटर है, हमने यहाँ पे क्या है कि कोई भी चीज़ इसमें कंप्यूटर में डाला, तो कंप्यूटर क्या है कि तुरंत हमारे लैंग्वेज को, मशीन तो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ पाता है। तो पहले क्या है कि हमारी लैंग्वेज को वह मशीन भाषा में, मशीनी भाषा में उसे चेंज करता है और फिर उसे मशीनी स्तर पर उसका आंसर जो है वो निकाल करके हमें देता है। तो आपको लगता होगा कि जो चीज़ हम लिखते हैं शायद वो मशीन वो तुरंत हमें पढ़ लेता होगा और तुरंत उसका आंसर हमें कर देता है। तो ऐसा नहीं है। किसी भी भाषा या किसी भी चीज़ को अगर जब हम सर्च करते हैं मशीन में, तो वो क्या है कि पहले उस चीज़ को मशीनी स्तर पर अपने भाषा में चेंज करता है और फिर उसको मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करके ये एक प्रोग्राम करने का काम करता है। तो यह काम जो करता है वो कंपाइलर का काम होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर क्या होता है, तो उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरण करने का एक प्रोग्राम है, उसी को हम कंपाइलर कहते हैं। तो याद रखेंगे इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, AWACS यानी अवैक्स। अवैक्स इसका पूर्ण रूप क्या है, तो एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सवाल ध्यान से पढ़ेंगे, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। कई बार क्या होता है कि सवाल हमसे पूछा जाता है नहीं है, लेकिन हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम जानते हुए भी सवालों को गलत कर बैठते हैं। तो कभी भी सवाल जब आप पढ़ें तो सवाल को एक बार ध्यान से पढ़ें, नहीं होता है तो एक बार पुनः आप उसे फिर से पढ़ने का प्रयास करें, ताकि सवाल जो है वो कम से कम आप सही तरीके से पढ़ लें और उसका आंसर करने का फिर प्रयास करें। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी माइक्रो प्रोसेसर। अगर बात करें माइक्रो प्रोसेसर की, तो यह एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी का फ्लॉपी ड्राइव, माउस और कीबोर्ड ये जो है इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं, जबकि माइक्रो प्रोसेसर जो है यह क्या है, एक इनपुट डिवाइस नहीं है। अगला सवाल है कि पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठक क्या है। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो इसके बारे में पूछा जा रहा है कि इसमें से किस किस संगठक का उपयोग किया जाता है, किसे मिला करके पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो तैयार किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी चूना, सिलिका, एल्यूमिना और मैग्नीशिया। इन 4 तत्वों को मिला करके, इसके अलावा और भी कई सारे इसमें जो है वो शामिल किए जाते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 4 को मिला करके ही जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट को तैयार किया जाता है। इसमें से सबका अपना अपना जो है वो भूमिका होता है। चाहे वो किसी की बात करें, जैसे आपको सीमेंट में बात करें तो क्विक जमाने में, तुरंत जमाने में कोई काम करता है। कोई क्या है कि पानी जल को सोखने में मदद करता है। तो सभी का अपना अपना एक भूमिका होता है सीमेंट में तैयार करने में। तो याद रखेंगे इन चारों को मिला करके जो है वो पोर्टलैंड सीमेंट जो है वो तैयार किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में मुख्य रूप से पिक्चर के रूप में जो प्रयोग होता है वो है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में हम करते हैं। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है।
तो रेक्टिफायर का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए जो है वो रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से याद रखेंगे, एसी को डीसी में बदलने के लिए यानी अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बदलने के लिए हम रेक्टिफायर का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रतौंधी जो है वो किस विटामिन की कमी से होता है। और कई बार आपको विटामिन से कई सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। तो वहाँ से 2-3 टाइप के आपके प्रश्न जो है वो बनते हैं। जैसे सबसे पहले अगर बात करें विटामिन ए की, तो विटामिन ए का जो नाम है वो है रेटिनॉल। तो विटामिन ए का नाम जो है वो है रेटिनॉल। अगर बात करें विटामिन ए की खोज, तो विटामिन ए की खोज मैकुलन के द्वारा किया गया था। तो मैकुलन ने विटामिन ए की खोज की थी। तो ये 2 सवाल आपके यहाँ से बन गए। तीसरा होता है कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग देखने को मिलता है। तो रतौंधी रोग जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। अगर बात करें विटामिन ए का अगर मुख्य स्रोत क्या है, तो वो होता है गाजर। तो गाजर जो है वो मुख्य स्रोत माना जाता है विटामिन ए का। इसके अलावे कई सारे वस्तु हैं जिसमें से विटामिन ए देखने को मिलता है, लेकिन विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो है वो गाजर को माना जाता है। तो इस तरह के इतने सवाल जो वो आपसे विटामिन से पूछे जाते हैं। तो इस तरह से इन सभी चारों चीज़ों को आप याद रखेंगे। सबसे पहले उस विटामिन का नाम, उसके आविष्कार, उसके बारे में किसने बताया था, उससे होने वाला रोग यानी उस विटामिन की कमी से कौन सा रोग देखने को मिलता है, और उस विटामिन को जो है जिस रोग होता है उससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर सकते हैं, या तो फिर उसके प्रचुर स्रोत क्या है जिससे यह जो वो गुण या दोष जो वो विकार देखने को मिलता है उसे दूर किया जा सके। आगे चलते हैं। अगर इसी में हम बात करें तो विटामिन बी में कई सारे पार्ट हैं। विटामिन बी की खोज भी मैकुलन के द्वारा ही किया गया था, और विटामिन ए, ये दोनों की खोज मैकुलन के द्वारा ही किया गया था। लेकिन अगर बात करें विटामिन बी में, तो विटामिन बी में कई सारे अलग अलग खंड बटे हुए हैं। जैसे विटामिन बी1 को थायमिन कहा जाता है, विटामिन बी को राइबोफ्लेविन कहा जाता है, विटामिन बी3 को नियासिन या निकोटिनामाइड कहा जाता है, विटामिन बी5 को पेंटाथोनिक एसिड, बी6 को पायरिडॉक्सिन, बी7 को बायोटिन, जबकि बी9 को फॉलिक एसिड कहा जाता है, और बी12 को साइनोकोबालामिन कहा जाता है। इस तरह से इन सभी विटामिन के अलग अलग नाम हैं, अलग अलग भूमिका है, और इनसे कई सारे विकार भी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें विटामिन सी की, तो विटामिन सी की खोज हॉलकट के द्वारा किया गया था। तो विटामिन सी की खोज जो है वो हॉलकट के द्वारा किया गया था, हॉलकट के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर बात करें इसका नाम जो है, तो इसका नाम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड जो है वो विटामिन सी का नाम है। तो नाम भी कई बार पूछे जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, तो इसका नाम भी आपको याद रखना है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है वो विटामिन सी का नाम है। विटामिन सी का अगर कोई मुख्य स्रोत अगर बात करें, तो आंवला जो है वो विटामिन सी का मुख्य स्रोत माना जाता है। हालांकि विटामिन सी में जितने भी खट्टे फल और ये सब जो होता है उसमें से मुख्य रूप से विटामिन सी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें विटामिन डी की, तो विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल, और इसका आविष्कार जो या इसके खोजकर्ता जो है वो थे हॉपकिंस। तो हॉपकिंस के द्वारा ही विटामिन डी की खोज की गई थी। इससे होने वाला रोग जो है वो मुख्य रूप से 2 रोग आप याद रखेंगे। एक तो होता है रिकेट्स, जो कि बच्चों में देखने को मिलता है, यानी जब सूर्य का प्रकाश उनको पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है तो उनके हड्डी कमजोर होने का कारण से बच्चों में रिकेट्स नामक बीमारी देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें बुजुर्गों में तो या नहीं बड़े लोगों में, तो उनको जो मिलता है वो ओस्टियोमलेशिया जैसे रोग जो है वो देखने को मिलता है। तो याद रखेंगे ओस्टियोमलेशिया जो है वो ऐसे रोग जो है वो देखने को मिलता है बुजुर्गों में, जबकि रिकेट्स जो है यह बच्चों में होने वाला रोग है। और विटामिन डी का मुख्य स्रोत जो वो सूर्य का प्रकाश है। उसके अलावे कॉड लिवर यानी मछली के तेल में भी आपको ये सब देखने को मिलता है। ये भी याद रखेंगे, कॉड लिवर भी जो है वो विटामिन डी का प्रचुर स्रोत माना जाता है। वहीं अगर बात करें विटामिन ई की, तो विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल। इसका नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल है। बता दें कि इससे मुख्य रूप से होने वाले रोग जो है वो यौन शक्ति की कमजोरी के कारण से इसमें से मुख्य रूप से जो है ये
देखने को मिलता है। जैसे अगर महिलाओं में बात करें तो बंध्यापन या तो बांझपन जो देखने को मिलता है। वहीं अगर बात करें मेल में, तो मेल में ऐसे नपुंसकता जैसे चीज़ जो है वो देखने को मिलता है। नपुंसकता वगैरह का कारण जो है वो विटामिन ई की कमी से देखने को मिलता है। अगर बात करें विटामिन ई का जो स्रोत माना जाता है वो अंकुर वाले अनाज का सलाह दिया जाता है। अंकुर वाले अनाज का उपयोग करने के लिए बोला जाता है। तो याद रखेंगे विटामिन ई का नाम है टोकोफेरॉल, और इससे होने वाले रोग जो है वह बांझपन और नपुंसकता जैसे चीज देखने को मिलता है। तो इस तरह से इन सभी चीज़ों को आप याद रखेंगे। उसके अलावा एक और बचता है विटामिन के। विटामिन ए के का नाम है फिलोक्विनोन, और इससे जो है वो ब्लड का थक्का यानी ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो मदद करता है। ब्लड क्लॉटिंग में जो है वो विटामिन के मदद करता है। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो रतौंधी जो होता है वो किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ए की कमी से। अगला सवाल है कि स्थिर पानी में मिट्टी के तेल को डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो बता दें कि लार्वा के सांस में बाधा डालता है, जिसके कारण से जो है वो स्थिर पानी में अगर किरासन का तेल डाला जाए तो मच्छर जो है वहाँ से मर जाते हैं, क्योंकि इनके लार्वा से सांस में बाधा डालता है, जिसके कारण से मच्छर जो है वो मर जाते हैं। अगला सवाल है कि कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाले असेंबली भाषा जो है वो क्या है? तो केवल बाइनरी संख्याएं हैं। केवल बाइनरी संख्याएं असेंबली भाषा क्या है? तो केवल बाइनरी संख्याएं हैं। अगला सवाल है इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? तो जैसे कुकुर खांसी, इसके बारे में आप सभी को पता होगा। चेचक के टीके के बारे में पता होगा। पोलियो का टीका तो आपको पता है। बट मधुमेह यानी डायबिटीज़ के बारे में आपको पता होगा कि डायबिटीज़ के लिए अभी तक कोई ऐसा वैक्सीन विकसित नहीं हुआ है। तो याद रखेंगे डायबिटीज़ जो है वो वैक्सीन के या मधुमेह रोग जो है वह जो है वो वैक्सीन के द्वारा नहीं रोका जा सकता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, मधुमेह रोग। अगला सवाल है कि स्पॉन्डिलाइटिस नामक रोग जो है वो किस अंग को प्रभावित करता है? तो आपको पूछा गया कि स्पॉन्डिलाइटिस रोग जो है वह किस अंग को प्रभावित करता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, मेरुदंड को। तो कई बार आपसे ये भी सवाल पूछा जाता है कि अगर कोई रोग होता है तो उससे होने वाले विकार के कारण से हमारे शरीर को कोई ऐसा पार्ट होता है जिसको वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो उस अंग को प्रभावित करने वाले कारक भी पूछे जाते हैं कि इनमें से शरीर के किस अंग को वो प्रभावित करता है। तो इस तरह के भी सवाल जो है वो कई बार पूछे जाते हैं। इस तरह से भी आप ध्यान रखेंगे। तो स्पॉन्डिलाइटिस जो है यह मेरुदंड को प्रभावित करने वाला रोग है। वॉशिंग सोडा यानी धोने का सोडा क्या है? तो यहाँ से दो सवाल है, और ये ऐसा सवाल है कि साइंस के जो भी विद्यार्थी होंगे, कोई ऐसे विद्यार्थी नहीं होंगे जिनको ये नहीं पता होगा कि वॉशिंग सोडा या तो फिर खाने वाला सोडा के रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है। तो हालांकि चलिए ये सब बेसिक्स क्वेश्चन है, ये सब आपको पता होने चाहिए। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। वहीं अगर बात करें खाने वाले सोडा का, तो इसका सही आंसर होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट यानी बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे को सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, जबकि सोडियम कार्बोनेट यानी धोने का सोडा ये से वॉशिंग सोडा के नाम से जाना जाता है। आइए अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल है रासायनिक यौगिक में सबसे छोटा संभावी यूनिट क्या है? तो रासायनिक यौगिक में सबसे संभावी यूनिट जो है यानी सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो है अणु। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी अणु जो है वो सबसे छोटा संभावी यूनिट है। फोटोग्राफी में उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो यहाँ से आपसे पूछा गया कि हाइपो का एक और नाम जो है वो किस रासायनिक रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी सोडियम थायोसल्फेट जो है उसी हाइपो को ही हम सोडियम थायोसल्फेट के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर होगा सोडियम थायोसल्फेट। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि मरकत किससे बनाया जाता है? तो मरकत या तो फिर एमेरल्स जो है वो किससे बनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी बेरिलियम से। बेरिलियम से जो है वो मरकत बनाया जाता है, यानी इमेरल्स जो है वो बनाया जाता है बेरिलियम से। किसके कमी के कारण से अरक्तता यानी एनीमिया होती है? तो किसके कमी के कारण से अरक्तता या तो फिर एनीमिया जैसा रोग देखने को मिलता है? तो बता दें कि अगर आयरन की कमी हो जाए, आयरन की अगर शरीर में कमी हो जाए तो अरक्तता या तो फिर एनीमिया नामक रोग देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी लोहा।
जल का शुद्ध रूप क्या है? तो आप सभी को पता होगा कि वर्षा जल जो है वो जल का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। वर्षा जल से शुद्ध जल कोई भी, ना ही आपका कोई प्योरीफाई करने वाला, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो केंट हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी उतना प्योर नहीं कर सकता जितना हमारा जल जो है वो वर्षा जल शुद्ध होता है। उतना शुद्ध कोई भी जल नहीं होता है। आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो आप सभी को पता होगा कि नीली क्रांति जो है वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। मत्स्य उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति। जबकि पीली क्रांति की अगर बात करें तो पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। और भी कई सारे क्रांतियां इसमें चलाया गया था, जैसे भूरी क्रांति जो है वो उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। लाल क्रांति जो है वो मीट वगैरह मतलब मांस उत्पादन से संबंधित है। और टमाटर उत्पादन से संबंधित है लाल क्रांति। इस तरह की कई सारे महत्वपूर्ण क्रांतियां चलाई गई थी। अगर बात करें कि कृषि क्रांति की, तो इसमें से मुख्य रूप से हरित क्रांति का जनक जो माना जाता है, हरित क्रांति का जनक, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। तो हरित क्रांति का जनक अगर बात करें तो विश्व स्तर पर जो माना जाता है वो नॉर्मन बोरलॉग को माना जाता है। तो नॉर्मन बोरलॉग को जो है वो विश्व स्तर पर जो है वो माना जाता है। नॉर्मन बोरलॉग जो है वो विश्व स्तर पर जो है वो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। जबकि वहीं अगर भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, स्वामी स्वामीनाथन को जो है वो एम एस स्वामीनाथन को जो है वो हरित क्रांति का जनक जो भारत में माना जाता है। वहीं भारत में अगर श्वेत क्रांति का अगर कहीं पूछा जाए कि श्वेत क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो वो होगा वर्गीज कुरियन। तो याद रखेंगे, ये सभी कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है। वर्गीज कुरियन इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो याद रखेंगे वर्गीज कुरियन जो है वो श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। श्वेत क्रांति की अगर बात करें तो यह दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी सीबी के पौधे में। सीबी के पौधे में नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया जो वो इसके सीबी के पौधे के जड़ में पाए जाते हैं। अगला सवाल है कि लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो यानी आयरन हमें शरीर में लेने के लिए सबसे जो स्रोत माना जाता है, मुख्य स्रोत, वो हरी सब्जियां खाने के लिए बोला जाता है। उसमें भी पालक जो है वो सबसे ज़्यादा सलाह दी जाती है कि अगर आपके शरीर में आयरन की कमी है तो पालक और हरी साग सब्जियों को खाने की सलाह दी जाती है। अगला सवाल देख लेते हैं कि अगला सवाल है टेट्रा एथाइलेट जो वो पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो ऐसे भी सवाल कई बार आपसे पूछा जाता है। तो अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए इसमें से टेट्रा एथिलेट जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे अपस्फोटक रोधी दर जो है वो उसको बढ़ाने के लिए टेट्रा एथिलेट में जो है वो पेट्रोल में मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे टेट्रा एथिलेट जो है वो पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? तो अपस्फोटक रोधी दर बढ़ाने के लिए। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व है? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ये यहाँ पे ऐसे में आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है कि आपके ऑप्शन किस टाइप के दिए हुए हैं। तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो मानव शरीर में ऑक्सीजन जो वो सबसे अधिक प्रतिशत मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस तरह से इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो आप सभी को पता होगा कि ब्लड का जो पीएच मान होता है वो होता है 7.4। और पीएच मान का यानी पीएच वैल्यू की जो बारे में सबसे पहले बताया था वो सोरेनसन के द्वारा बताया गया था। किस प्रक्रम द्वारा कर्पूर या तो कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन, ये आप सभी को पता होगा। ऊर्ध्वपातन क्रिया के द्वारा ही जो वो कपूर जो वो यानी कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। तो कपूर इसका ऊर्ध्वपातन इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत किस में होता है? ढलवां लोहा, इस्पात, पिटवा लोहा या फिर कच्चा लोहा? तो आप सभी को पता है कि कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत जिस लोहे में जितना कम कार्बन होगा, जिस लोहे में जितना कम कार्बन होगा वो उतना ही उत्तम किस्म का लोहा माना जाता है। तो आप सभी को पता है कि पिटवा लोहा जो है वो सबसे उत्तम किस्म का लोहा माना जाता है, क्योंकि इसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा जो होता है वो न्यूनतम होता है। वहीं अगर बात करें ढलवां लोहा का, तो ढलवां लोहा में जो वो अधिकतम जो है वो कार्बन का प्रतिशत देखने को मिलता है। इसलिए यह जो है वो निम्न स्तर का या निम्न कोटि का
जो है वो लोहा माना जाता है। तो याद रखेंगे पीटवा लोहा में न्यूनतम प्रतिशत मात्रा में कार्बन देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, अगला सवाल है कि अत्यधिक आघातवर्धी यानी मेलेबल धातु कौन सा है। तो आघातवर्धनीय या तो फिर जो होता है वो मुड़ने वाला, यानी वो तुरंत मुड़ जाएगा, वो वैसा धातु कौन सा है। तो अगर बात करें तो इसमें से इसका सही आंसर होगा सोना। सोना जो होता है वो, अगर सिर्फ सोने की अगर बात करें तो इसका आभूषण इसलिए नहीं बनता है क्योंकि यह इतना लचीला होता है, इसलिए आभूषण नहीं बनता है। इसलिए आभूषण नहीं बनता है क्योंकि यह काफ़ी लचीला होता है, इसे कोई भी आकार अच्छा से हम नहीं तैयार कर सकते, जिसके कारण से आभूषण बनाने के लिए सोना में जो है वो तांबा मिलाया जाता है। तो याद रखेंगे सोना में जो है वो, सोना का आभूषण बनाने के लिए उसमें तांबा मिलाया जाता है, उसके बाद उससे जो है वो हमेशा जेवर वगैरह जो है वो तैयार किए जाते हैं। तो कई बार आपसे पूछा जाता है कि आभूषण बनाने के लिए सोने में किस का प्रयोग किया जाता है, तो तांबा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि सोना जो है वो काफ़ी आघातवर्धनीय या तो फिर मिलायबल धातु होता है, जिसके कारण से इसका नहीं बनता है। आगे से अगर बात करें तो अगला सवाल है कि रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है। तो लोहा, तांबा, मैग्नीशियम और क्रोमियम। तो इसमें से इसका सही आंसर होगा क्रोमियम। क्रोमियम जो है वो मानव रक्त में यानी मानव के शरीर में अगर ब्लड में बात करें तो क्रोमियम जो है वो नहीं पाया जाता है, क्रोमियम तत्व जो है वो नहीं पाया जाता है, जबकि आयरन, कॉपर और मैग्नीशियम ये सभी जो वो मानव रक्त में देखने को मिलता है। आलू के अंकुर उपयोगी है। तो आलू के अंकुर जो वो किसके लिए उपयोगी है, तो इसका सही आंसर होगा जनन के लिए जो है उपयोगी होता है, जनन के लिए जो है वो उपयोगी होता है। अगला सवाल है कि निम्न में से किस पौधे की वृद्धि के में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि किस पौधे की वृद्धि के लिए सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो आप सभी को पता होगा, आपने सभी देखा होगा कि जो मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे आपको दो पेड़ मुख्य रूप से देखने को मिलता है, या तो आपको खजूर के लंबे लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे या तो फिर बबूल के पेड़ देखने को मिलता है। दरअसल ये दो ऐसे पेड़ होते हैं जो कि काफ़ी कम जल की आवश्यकता होती है, जिसके कारण से ये रेगिस्तानी क्षेत्र में ज़्यादातर ये दो पेड़ आपको देखने को मिलता है, एक तो बबूल और दूसरा ये खजूर का पेड़ जो होता है, तार का पेड़ या खजूर का पेड़ जो होता है, ये भी काफ़ी कम जल सोखता है, जिसके कारण से ये दो पेड़ आपको मरुस्थलीय क्षेत्र में देखने को मिलता है। अगला सवाल है कि विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है। तो विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा नर्म लोहा का। नर्म लोहा का जो है वो विद्युत चुंबक के रूप में इस धातु का प्रयोग होता है, तो नर्म लोहा का प्रयोग किया जाता है। गोबर गैस में का प्रमुख अवयव क्या है। तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव जो है वो मीथेन को माना जाता है। बात करें गोबर गैस के बारे में, सबसे पहले सीबी देसाई के द्वारा यह कंसेप्ट जो है वो दिया गया था। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि गोबर गैस ये जो है इसके नियम के बारे में या तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बनाया था, यह तकनीक के बारे में, तो सीबी देसाई के द्वारा यह टेक्निक बताया गया था। अगला सवाल है कि आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है। तो आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी रवा बनने से बचने के लिए। रवा बनने से बचने के लिए इसमें आइसक्रीम में जिलेटिन जो है वो मिलाया जाता है। अगला सवाल है कि एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध किससे है। तो एनाटॉमी वह वैसा विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत प्राणी एवं पौधे की रचना से संबंधित है। तो जिसका संबंध किससे, तो प्राणी एवं पौधों की रचना से संबंधित है, उसे हम एनाटॉमी कहते हैं। अगला सवाल है और आज का ये आखिरी सवाल है कि मिर्गी एक बीमारी है, तो यह स्नायु प्रणाली की बीमारी है, स्नायु प्रणाली की बीमारी है मिर्गी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी स्नायु प्रणाली की यह बीमारी है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो सेशन आप सभी को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाले इसी तरह का वीडियो आप सभी के पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप आसानी से इसका लाभ उठा पाएंगे। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।